पृथ्वी का जो घर था वो लुटाने के कगार पर है। जी बिल्कुल। लुट जाने के कगार पर है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड तो दूर, अगर हम लोगों ने बिहार के कुछ जगहों का मुआयना किया था तो अब जवैया जो गांव है यारा का 15 किलोमीटर का रेडियस का है, वो 15 किलोमीटर की दूरी के गांव को अपने में निकल गई है। कहीं ना कहीं आपदाएं तो आएंगी और मनुष्य के द्वारा की जाएगी तो मनुष्य पर ही आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार। और आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे उत्तराखंड के तबाही के बारे में। आपको याद होगा कि 2013 में उत्तराखंड में तबाही आई थी और फिर उसी तरीके के खबर सुनने को मिल रही है। उत्तराखंड में अभिषेक जी जिस तरीके से तबाही आ रही है, जिस तरीके से लैंड स्लाइड हो रहे हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है? देखिए, उत्तराखंड मुख्य रूप से एक पहाड़ी भूमि है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। आपको थोड़ा सा अगर पठन के दौरान या क्लाइमेट चेंज जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो मुहिमें चला रहे हैं उनके द्वारा के भी स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो नहीं दिखा रही है। अगर आपको उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ी इलाकों को लेकर अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड की भूमि उस लायक है ये नहीं है कि यहाँ चौड़ी सड़क बनाई जा सके। जी बिल्कुल। यहाँ खनन किया जा सके, यहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए पहाड़ों में भयंकर बड़ा हुल किया जा सके। जी। लेकिन इंसान अपनी न जाने विकास, डेवलप होने की एक अंधी दौड़ में दौड़ते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे अंदर का जो है ना संसाधन और सुख सुविधा का, ऐश्वर्य का, न जाने इंसानों के अंदर कितना बढ़ गया है कि हम लोग संवेदनशील जो जगह है, संवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पर हम पत्थर बने बैठे हुए हैं, जिसके कारण विभिन्न तरह के समस्या देखने को हमें मिल रही है। जहां तक आपने उत्तराखंड की बात की तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो सिरगमका नदी है जी उत्तराखंड में, जो अभी हाल फिलहाल में जो वो तबाही के दौर से जो उत्तराखंड गुजर रहा है, सिरगमका नदी सीधे पहाड़ों से आती है और पहाड़ों से आते ही भागीरथ में मिल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि मैं बार बार सरकार को कार्यों पर, सरकार की गतिविधियों पर प्रश्नसूचक चिन्ह इसलिए लगाता हूं क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं भागती हुई दिख रही है। जिस सिरगमका नदी जो डायरेक्ट पहाड़ों से आती है और भागीरथ में मिल जाती है, उस रूट को, उस रेल रूट लेवल पर हो किया गया था। कुछ एक वर्षों में सिरगमका नदी की धारा जो थी उल्टा बहने लगी थी, उल्टा बहने लगी थी। और उसके रास्ते पे जहां से वो बहती थी उसके मुहाने पर यहाँ के पूंजीपतियों द्वारा, यहाँ के बिल्डर्स द्वारा वहां घर बना दिए गए थे, रेस्टोरेंट बना दिए गए थे, होटल बना दिए गए थे, पर्यटकों को रुकने के लिए आवासीय होटल्स भी बना दिए गए थे। और इस पर सरकार की जो गंभीर भूमिका होनी चाहिए थी यह नहीं दिखा, जिसके कारण हुआ क्या कि धीरे 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 उसका मार्ग अवरोध उत्पन्न होता चला गया, जिसका कारण यह भयंकर तबाही, यह मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं कि प्राकृतिक द्वारा जो भी समस्याएं आज के संदर्भ में देखने को मिल रही है, इंसानों के द्वारा यह इंसानों के द्वारा लाई गई है समस्या है। और इंसानों में सबसे बड़ा ये सरकार जो हमारी आम जनता की बागडोर अपने हाथों में ली हुई है, जिसको देखिए
सागर जी, हम इस पर बहुत गुस्सा में, आंखों में आंसू ला देने वाला यह भूमिका है, यह सिचुएशन है, यह परिस्थिति है। इसको हम लोग आज बताइए, जो मुख्य चैनल हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंटेड मीडिया हो, इस पर कौन बता रहा है? आज पूरा पृथ्वी एक भयानक काल के गाल में समान जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। आपको यह नहीं मालूम है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन जो 280 ppm होनी चाहिए थी, वो 70 से 80% बढ़कर 440 ppm हो चुकी है। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यह ग्रीन हाउस जो गैसें है, उसमें CH4 मीथेन गैस है, उसमें ऑन गैस है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर डेवलप हो रहे कंट्री या डेवलप हो चुके कंट्री, किसी ने अभी तक एक बड़े बड़े पैमाने पर बढ़त बनाते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि उनमें तनिक लाभ छुपा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर जून 2013 की अगर हम तबाही की बात करें, तो बादल फटने से जो तबाही आया था, उसमें बताया गया था सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि 6000 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाए गए थे। उसमें बताया जाता है 2013 की अगर हम बात करें, उस समय सरकार के द्वारा बताया गया था कि 6000 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन लोगों के अनुसार मृत्यु 20,000 से ऊपर हुई थी। बहुत से लोगों को आप देखे हुए कंकाल भी मिले थे पहाड़ों पर 2014-15 में, बहुत से लोग लापता भी हो गए थे। तो जो उत्तराखंड की तबाही है, तो बताया जाता है भारत में जो 2004 में सुनामी आया था, उसके बाद सबसे बड़ा तबाही 2013 जून के उत्तराखंड का है। तो क्या उत्तराखंड के अस्तित्व खतरे में है? उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनता है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से तबाही आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, बादल फट रहे हैं, और जहाँ पर केदारनाथ जो कि एक धाम है जो कहा जाता है, तो वहां पर भी लोग बहुत मरे थे क्योंकि वो पर्यटक स्थल है। तो क्या उत्तराखंड के लिए कोई उसके लिए बचाव का कार्य नहीं हो सकता है? क्या उत्तराखंड कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, अस्तित्व उसका खत्म के कगार पर है? देखिए सागर जी, मैं बार बार कहूंगा, अभागा इंसान इस जो पृथ्वी का जो घर था, वो लुटाने के कगार पर है। जी बिल्कुल, लुट जाने के कगार पर है। आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड को दूर, अगर हम लोगों ने बिहार के कुछ जगहों का मुआयना किया था, तो आप जवैया जो गांव है यारा का, 15 किलोमीटर का रेडियस का है, वो 15 किलोमीटर की दूरी के गांव को अपने में ली है, निकल गई है। और हम लोगों को इन समस्या पर विशेष कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण जो हमारे अंदर की बेचैनी है। जी बिल्कुल, हमारे अंदर के हताशा और निराशा है। सभी लोग अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। हिस्सा हम इंसान अभागे मनुष्यों का उसी तरह होने जा रहा है सागर जी, जैसे एक मछली अपनी छटपटाहट, अपनी बेचैनी को समाप्त करते ही एक मछली जो रेगिस्तान में एक महल खरीदने चलती है। जब एक मछली रेगिस्तान में अपने लिए महल खरीदती है, उसको एक थोड़ी देर के लिए भ्रम सा हो जाता है कि अब इस महल में हम बहुत सुकून से रह सकूं, लेकिन रेगिस्तान तो रेगिस्तान होता है। मछली तो वहां छटपटाते हुए, भुनभुनाते हुए और तड़पते हुए दिखेंगी। वही हाल इंसानों का। देखिए, अगर उत्तराखंड का हम बात करें तो 4654 बार आज तक लैंडस्लाइड हो चुका है। अगर बात करें तो 67 बार बादल फट चुके हैं, 12,758 बार बाढ़ आ चुकी है। तो देश का जो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, देवभूमि कभी उबर नहीं पाई है आपदाओं से। देखिए, हमने शुरू में ही कहा था, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट तो 60-70 के दशक में ही बोल दी थी। 60-70 के बाद यह जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन सा दल लेंगे? पहले तो हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत मजबूती ढंग से हमें बताना पड़ेगा। और जानते हैं, जिस ढंग से हमारी जागरूकता बढ़ता है, जिस ढंग से अगर इंसानों के बीच में अंदर अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन के लेकर डर रहेगा,
तो जहां डर रहता है ना सागर जी, बिल्कुल, जहां डर रहता है वहां प्रेम नहीं होता है, और जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं होता है ना, वो सब कुछ नाश कर देता है। तो देखिए अगर हम बात करें आपदाओं की, तो ये जो प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के भी समक्ष वो प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें नहीं सागर जी इस पर हम मजबूती से ढंग कहेंगे, जितनी भी समस्याएं देखने को मिल रही है, यह थोड़ी को हटा दे, कुछ एक को हटा दे, तो यह मानव जनित बिल्कुल यह आपदा है। और सरकार की जो इसमें भूमिका है, किसी भी दल का सरकार रहा हो, अगर आजादी के बाद के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज को लेकर उसकी भूमिका गंभीर पूर्वक नहीं रही है। और हम आम जनमानस जितना, इस बात को समझना होगा, भारतीय आम जनमानस हजारों वर्ष में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो समस्या पैदा नहीं कर सकते, उतने 2 बिलियन उद्योगपति अपने जेट को घुमाकर उतना क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ा सकते हैं, भले उतना CO2, उतना ग्रीन हाउसेस गैसेज को उत्सर्जन कर सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पर हमें पठन पाठन के माध्यम से समझाने की कोशिश ही नहीं कर जा रही है। बच्चों को आज के समय में लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, समझिए, बच्चों को आज के समय में लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बच्चों को एक प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं कि यह कोटा जाएगा, यह इंटर करेगा, यह अपने क्लास में उत्तीर्ण मार्ग ले फर्स्ट डिविजनल विद्यार्थी बनेगा। लेकिन उसके अंदर चेतना का क्या परिवर्तन हुआ, उसके अंदर उसने कला के क्षेत्र में क्या सीखा, स्पोर्ट के क्षेत्र में क्या सीखा, इस पर माता पिता की जो दिलचस्पी है वो बेरुखी सी लगता है। तो जो विद्यार्थी को अपने पठन पाठन के दौरान क्लाइमेट चेंज को लेकर जो शिक्षा दीक्षा जानी चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आप देखिएगा समाज में क्लाइमेट चेंज को लेकर सिर्फ अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर देखने को मिलता तो एक हैशटैग चल गया होता। तो इस संदर्भ में मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की बात की, तो क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक आपदा जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें असमंजस की स्थिति है। अगर हम बात करें तो आज के समय में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बढ़ते हुए तकनीक से क्लाइमेट का नुकसान हो रहा है, तो हम सबसे बड़े, अगर हम भूकंप की अगर बात करें, अर्थक्वेक की बात अगर हम करें, तो बताया जाता है 22 मई 1960 को चिली में आया था, जिसकी तीव्रता थी 9.5। अगर हम बात करें नेपाल के और बिहार में, जो नेपाल में केंद्र रहा था 1934 जिसमें आया था, उसका तीव्रता 8 के अधिक था। और हम बात करें 2015 में भी बिहार नेपाल में भूकंप आया था, तो बिहार में भी उसके झटके आए थे, तो 7.9 था, एक बार आया तो 6.7। तो प्राकृतिक आपदा कहीं ना कहीं बताया जाता है कि प्राकृतिक आपदा होती है, और इसमें क्लाइमेट का ज्यादा प्रभाव बताया जाता है, क्लाइमेट चेंज का नहीं रहता है। प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही अगर हम बात करें, जब बताया जाता है कि जो राम सेतु जो बनाया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो 1400 या 1500 ईस्वी में सुनामी आता है, वो ध्वस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदाएं है, इसे आती रहती है, और प्राकृतिक आपदाएं पर किसी का बस नहीं होता है, बताया जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है, कुछ ना कुछ हो तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने बताया, कल मैं आपका रिपोर्ट देख रहा था जो आपने संग्रामपुर के पिछड़िया गांव में बताए थे, आप पत्थर और जाली दिखा रहे थे, बताया था कि पूर्व में ही गिराया जा चुका था, लेकिन सही समय रहते हुए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आलस और लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, आपने बताया था, आपके रिपोर्ट मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा में सरकारें की भी जिम्मेवारी होती है, लोगों की भी। प्राकृतिक आपदा भी है या आती है, इस पर कंट्रोल किसी के बताया जाता है हाथ में ज्यादा तक नहीं रहता है। तो जो हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो क्या उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है, तो क्या उत्तराखंड का अस्तित्व अभिषेक जी खतरे में है? इस पर इसरो भी नजर बनाए हुए है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या उत्तराखंड को बचाया जा सकता है या उत्तराखंड से लोग पलायन कर जाएंगे? देखिए, आपने उत्तराखंड को बोलते बोलते एक शब्द जो बोला, देवभूमि। जी बिल्कुल, देवभूमि, मेरा यह मानना है कि लोग अपनी बेचैनी, हताशा, निराशा और मन को शांत करने के लिए अपने घर से, अपने जिस भी जगह पर रह रहे हैं,
वहां से दूसरे जगह जाकर अपने आप को एक प्रकार का मन में शांति देने के लिए वो पहाड़ों पर जाते थे। और आप देखिएगा पहाड़ों पर ही देव स्थल इसलिए है कि इंसान अपने आप को भर सके। लेकिन आज क्या हुआ, उन देव स्थानों पर भी भीड़ से लग गए हैं, मेले लग गए हैं, वहां न जाने कई एक प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है। एक इंसान एक भीड़ से जा रहा है, दूसरे भीड़ में अटक जा रहा है, जो वस्तु इसी से भटक गया है। बार बार मैं कह रहा हूं, क्लाइमेट चेंज इंसानों द्वारा प्रदत्त है। और आपने 1934 की बात की, आप 60 के 62 की बात किए चाइना में और अन्य देश चिली में भी बात की है। 1960 में चिली में जो भूकंप आया था, इसके लिए बात की। मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं कि जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, मानव जनित समस्या, वो आज 5, 10, 20 वर्षों की है। यह एक जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, क्लाइमेट चेंज के जो समस्या है उसी समय से दिखना शुरू हो चुका था। विभिन्न समयों पर अनेक वैज्ञानिकों ने इन समस्याओं को अपने अपने समय पर लेखन का कार्य किया है, लोगों को बताने का कार्य किया है। आप उसे ढूंढिए। लेकिन अभी हमारी पीढ़ी, जब 2025 की हम बात कर रहे हैं, हम बहुत भयानक एक जोन पर खड़े हुए हैं। अब जैसे देखिए, ग्रीन हाउसेस गैसेज बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, और ग्लेशियर बर्फ पिघलेगा तो समुद्र के जल स्तर ऊपर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और जब ग्लेशियर जो जहां है वहां उजले बर्फ है। आप एक बात यह, आप जब साइंस पढ़े हुईएगा 7वीं 8वीं क्लास में हुईगा कि सफेद चीज जो होता है वो प्रकाश का अवशोषक कम अवशोषक होता है, काली चीज ज्यादा अवशोषण करता है, ज्यादा अवशोषण करता है। जैसे मेरा कहना है कि ग्रीन हाउसेज के बढ़ने से गर्मी बढ़ेगा, तापमान में बढ़ाव आएगी, तापमान में बढ़ने पर ग्लेशियर के बर्फ पिघलने लगेंगे, समुद्र के जल स्तर का पैमाना बढ़ने लगेगा। लेकिन ग्लेशियर कहाँ है? ग्लेशियर एक पत्थर पर है। पत्थर का रंग कैसा है? पत्थर का रंग काला है। जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो काली जो चट्टानें उभर कर आई है, वो चट्टानें हीट ज्यादा होंगी। जब ज्यादा हीट होंगी तो ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगी, तो ज्यादा पानी बहेंगी, ज्यादा समुद्र के जल स्तर बढ़ेंगी। और इस तरह की जो बाढ़ स्तर, जो फ्लड की समस्याएं हम लोग देखने को, यह दिन प्रतिदिन और ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक और चीज जो हम ग्रीन हाउसेज गैसेज की बातें करते हैं, जिसको CH4 आप कहेंगे, मीथेन गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। तो ये उस पत्थर के नीचे क्या है? मिट्टी है, दलदला जगह है, उस दलदला में CH4 है। वो मीथेन गैस का, ग्रीन हाउसेज गैसों का भी उत्सर्जन होगा। तो पूरे इस तरह का साइकिल चलेगा, इस तरह का घटना चक्र, इस तरह का जो चेन जो बन जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसको रोकने के लिए अगर सरकार गंभीरता पूर्वक अपनी रवैया नहीं अपनाती है, वैज्ञानिक आगे बढ़कर समस्याओं को हेडलाइन नहीं बनाते हैं, मीडिया इस मुद्दे को कवरेज नहीं करती है, एक बात मान लीजिए 2050-60 में तो बॉम्बे डूब ही जाएगा। 5 बरस के बाद किसानों की खेती में समस्याएं होगी और विभिन्न तरह की समस्या तो देखने को मिल ही रहा है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लेशियर पिघलने की, आपने बात की, तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक समस्या बहुत बड़ा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम देख रहे थे उत्तराखंड के गांव में, जो महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव बताया जा रहा था, उस गांव में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि उस गांव में जितने भी लोग थे उन घरों पर ताले लगे हुए थे। पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पर लोग क्लाइमेट की वजह से लोग वहां पर नहीं रह रहे थे, पूरे पलायन गाँव से पलायन करने पर मजबूर थे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में समस्या है। उत्तराखंड के मैदानी भूमि के बहुत कम है, वहाँ पर ज्यादा पहाड़ी एरिया है, तो इस तरीके से तो घटनाएं आती रहती है उत्तराखंड से भी। और बताया जाता है उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो इसी आधार पर जाता है, जो क्षेत्रीय मैदानी भूमि था वो पहाड़ी मांग किया जा रहा था, उत्तराखंड का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अस्तित्व पर भी है। और अभिषेक जी एक चीज और बोलेंगे कि जो सिरगमका नदी के मुहाने पर, जो उसके मार्ग पर जो बस्तियां बनी है, उन्हीं को यह समस्याएं, उनका पूरा बस्ती उजड़ गया है। बहुत से लोगों ने अपने जान भी गंवाए हैं। सरकार की तो आंकड़े अलग अलग होती ही है, लेकिन उसी के थोड़े दूर पर
एक धरावली गांव है, उसका तनिक भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसने उस नदी के मुहाने से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। जरूर देखिए, नदी के मुहाने से भी छेड़छाड़ किया जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। लोग घर बना ले रहे हैं, लोग पहाड़े तोड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो वस्तुएं है, जो प्राकृतिक जो पहाड़े है, नदियां है, कहीं ना कहीं पर उसको अगर प्राकृतिक है तो कहीं ना कहीं किसी कार्य के लिए ही हुआ होगा, तो ऐसे तो निर्माण उसका हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर उसको तोड़ दिया जाए, उसको छेड़छाड़ किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपदाएं तो आएंगी, और मनुष्य के द्वारा की जाएगी तो मनुष्यों पर ही आएगी। तो अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, और आप जिस तरीके से आपने व्याख्या की उत्तराखंड के बारे में, और पर्यावरण और प्राकृतिक छेड़छाड़ जिस तरीके से इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, तो इंसान के द्वारा किया जा रहा है तो इंसान पर ही आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके के खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। यूट्यूब पर अगर आप द यूथ वॉइस 24 को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। इसी तरीके के तमाम देश विदेशों के खबरों के लिए और प्राकृतिक आपदाएं और इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।